आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो देखा जाए कि फिजिक्स का क्या स्कोप है एंड क्या एक्साइटमेंट है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। वी कैन गेट सम आइडिया of the scope of physics by looking at its various subdisciplines. Basically, there are two domains of इंटरेस्ट। यानी क्या है, जो हमें फिजिक्स को स्टडी करना है, अगर देखा जाए फिजिक्स बहुत ही ब्रॉड है। फिजिक्स जो है बहुत ही ब्रॉड है, इसका बहुत ही स्कोप है। ठीक, तो इसको स्टडी करने के लिए हम मेनली टू बेसिकली इंटरेस्ट या कह सकते हैं डोमेन्स कर सकते हैं, या सब पार्ट्स कर सकते हैं, या हम इसे सब डिसिप्लिन्स के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक, मेनली टू पार्ट में हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट कहलाता है माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होगा और माइक्रोस्कोपिक क्या होगा, तो सिंपली इसका डिफिनीशन देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक क्या होगा और माइक्रोस्कोपिक क्या होगा। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, इसको देखा जाए। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। यानी कहने का सेंस क्या है, माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ेंगे किसका, ऐसे डोमेन्स को स्टडी करेंगे जिसमें इंक्लूड किस में हो, जो कि लेबोरेटरी यानी लैब के बारे में, जो कि जी हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या है, जो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, टेरेस्ट्रियल यानी हम स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे, स्काई के बारे में, गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सब क्या है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स यानी बहुत ही लार्ज स्केल जो होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करेंगे, जैसे अर्थ का स्टडी। अर्थ क्या है, अर्थ एक सेलेसियल ऑब्जेक्ट ही तो है। यहां पर अर्थ का जो स्टडी होगा वो कहां आएगा, वह माइक्रोस्कोपिक में आएगा। गैलेक्सी, गैलेक्सी भी क्या है, ये भी बहुत ही लार्ज स्केल है, बहुत ब्रॉड स्केल पर है। यानी इनका जो स्केल होता है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में इसको मेजर किए जाते हैं, इनका भी स्टडी किस में करेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक में। ये भी हमारे पास क्या पूरा स्काई दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ गैलेक्सी हैं, ये हमारे पास यहाँ दिखाया गया है। ठीक, ये गैलेक्सीज वगैरह हैं, तो नंबर ऑफ गैलेक्सीज में दिखाए गए हैं। ठीक, स्टार्स दिखाए गए हैं। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब स्टडी किया जाएगा किसमें, माइक्रोस्कोपिक में। अब यहां दिख रहा है क्या, यहां हम देख रहे हैं ये क्या, डायमंड रिंग दिख रहा है। अब होगा डायमंड रिंग, अरे ये सोलर इक्लिप्स के टाइम पर जो डायमंड रिंग का फॉर्मेशन होता है, जो डायमंड रिंग का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, जब कंप्लीटली बनता है, जब कंप्लीट या एनुलर सोलर इक्लिप्स बनता है, तो उस वक्त क्या बनता है, एक डायमंड स्ट्रक्चर में, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम डायमंड रिंग कहते हैं। इन सभी का स्टडी भी क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। स्टडी ऑफ मून, हम क्या है, यहां पर मून को दिखाया गया है, क्लाउड्स को दिखाया गया है, ये सभी क्या होंगे, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक वर्ड में आएंगे। सनराइज और सनसेट, ये भी क्या होगा, ये भी माइक्रोस्कोपिक वर्ड में आएगा। यहां पर क्या दिखाया गया, यहां पर दिखाया गया है किसको, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, और यहां पर दिखाया गया है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो इसका भी स्टडी कहां आता है, माइक्रोस्कोपिक में। इसके अलावा चार्ज, जो चार्ज है, इन चार्ज के बारे में भी क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, जिसका स्टडी भी हम किस में करते हैं, मैक्रो में कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्टडी, प्रोटॉन का स्टडी, इन सब चीज़ों का क्या होता है, यह स्टडी आता है माइक्रो में। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होता है वह किसका पार्ट है, वह पार्ट है माइक्रो का। 10, हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम ऐसे ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे जो क्या होगा, जो नेकेड आई से दिख सकता है, जो बहुत ही लार्ज हो, या हम नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों का स्टडी क्या होता है, फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। यानी माइक्रोस्कोपिक में जो भी चीज़ें स्टडी की जाएंगी उन पर
क्लासिकल फिजिक्स के सभी लॉ अप्लीकेबल होंगे। क्लासिकल फिजिक्स के सभी लॉ अप्लीकेबल होंगे। माइक्रोस्कोपिक मीन्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेजरेबल एंड कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। अभी हमने क्या बताया कि नेकेड आई से देख सकते हैं जो इजीली, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमें न दिखता हो वो माइक्रोब नहीं आता। जैसे हमने कहा क्या गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन गैलेक्सी क्या है, बहुत ही लार्ज स्केल है, उसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में मेजर किए जाते हैं, लेकिन वो भी क्या है, माइक्रो है, क्योंकि वो इतना बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, इसलिए हम क्लियर नहीं देख पाते हैं। व्हेन वन यूजेज माइक्रोस्कोपिक फॉर abstract object, one thinks of the world as we see it without एनी हेल्प। यानी क्या है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को विदाउट किसी हेल्प से, यानी हम बिना किसी हेल्प से, ऐसे कहना कि सेंस क्या है, माइक्रोस्कोप या हमारे पास जूमिंग लेंस का यूज किए बिना किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। कहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक में। लेंस स्केल आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक इफ दे फॉल इन द रेंज ऑफ more or less than 1 mm और अप टू 1 किलोमीटर। यानी कहने का सेंस क्या है, हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक स्केल्स होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, इसी रेंज में होते हैं, 1 mm से लगाए 1 किलोमीटर के बीच में। यानी 1 कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 1 mm से छोटी सभी वस्तुएं, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं किसमें, वो माइक्रो में चली जाती हैं। यानी 1 mm से छोटे चीज़ों को जहां स्टडी किया जाता है वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, जबकि 1 mm से बड़े चीज़ों का जो स्टडी करते हैं हम, वो क्या है, वह माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में मेनली हम 5 ब्रांचेस का स्टडी करते हैं। यहाँ पर मेनली 5 हमारे पास पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक में हम मेनली मैकेनिक्स का, यानी मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जहाँ स्टडी करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मेनली क्या है, मैकेनिक्स का ही पार्ट है। बर्नौली थ्योरम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ग्रेविटेशन है, ठीक। इन सभी चीज़ों का स्टडी जो हम करते हैं, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब के सब आते हैं मैकेनिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट के बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस स्टडी करते हैं, ठीक ना। ये सब किस में आते हैं, हीट इंजन के बारे में स्टडी करते हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, एसी हैं, इन सभी का जो स्टडी है ये कहाँ आता है, ये आता है थर्मोडायनेमिक्स में। ऑसिलेशंस एंड वेव, यानी क्या है, जो हाँ वेव के बारे में स्टडी करते हैं। ऑसिलेशन के बारे में से सिंपल पेंडुलम है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास और भी पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक। मेल्डी एक्सपेरिमेंट हैं, इससे ट्यूरिंग फॉर्क हैं, यानी जहाँ पर वेव प्रोड्यूस होती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक ना। इन सब चीज़ों को स्टडी कहाँ करते हैं, हम ऑसिलेशन एंड वेव्स में करते हैं। ऑप्टिक्स इज द branch of physics in which we study about light and its property। यानी ऑप्टिक्स से क्या है, जहां पर हम फिजिक्स का वह पार्ट है, वह ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट क्या है और लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जहां स्टडी करते हैं, सिंपली दैट आर कॉल्ड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ही ब्रॉड स्केल पर स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। एक्चुअल में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, और मूविंग चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रहे इसको भी स्टडी करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी स्टडी करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी स्टडी करते हैं। यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखा जाए बहुत ही लार्ज ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर वाटर को पर्टिकुलर हाइट से हम लोअर लेवल की तरफ ले जा रहे हैं, और यहाँ पर सडनली बहुत ज़्यादा स्लोप है, और यह वाटर जा रहा है हाइड्रो पावर स्टेशन में, जहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये क्या है, यह है एक हाइड्रो पावर स्टेशन, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट का
प्रोडक्शन होगा। तो देखा जाए कैसे हो रहा है। यह है इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखा जाए कैसे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो दिखाया गया है क्या कि यहाँ पर टरबाइन के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है और उस करंट को थ्रू वायर हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। और जो वाटर बाहर निकल रहा है उसका हम यूज कर लेते हैं इरिगेशन सिस्टम के लिए, सिंचाई के लिए उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और कैनाल के थ्रू फिर उसे फ्लो कराते हैं। टरबाइन कैसे वर्क करता है और उससे कैसे इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है उसको देखा जाए। यहाँ दिखाया गया है एक टरबाइन को और क्या हो रहा है, हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर मूव कर रहा है और टरबाइन के ब्लेड मूव कर रहे हैं और टरबाइन का ब्लेड कनेक्टेड है और शाफ्ट और टरबाइन का शाफ्ट जनरेटर को मूव करा रहा है और इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वीडियो में हम कंप्लीट मैकेनिज्म को देखें कि हाइड्रो पावर कैसे जनरेट होती है। द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन, ये दो बार इन हो गया है, एक ही बार रहेगा, ये एक नहीं रहेगा। यूटिलाइज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। सिंपली दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो कि इंटीरियर को दिखाया गया है। और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के आउटर पार्ट को दिखाया गया है। अगर बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा और इंटीरियर पार्ट जो होता है कुछ ऐसा होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, कुछ ये हमारे पास सिस्टम होते हैं जहाँ पर कंट्रोल रॉड्स हैं और यहाँ पर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी सिंपली यूरेनियम रॉड्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होती है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती हैं और जो फ्यूजन होती है बहुत हाई एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी के थ्रू हम यहाँ पर क्या लाते हैं, इधर लाते हैं और यहाँ पर क्या है, ये वाटर की सप्लाई दे रहे हैं पंप के थ्रू। तो ये क्या करता है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पर वाटर जो होते हैं वाटर हॉट हो जाते हैं और वाटर से स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, इतने हॉट होता है कि स्टीम बन जाता है और वह स्टीम को फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ पार्ट वाटर अगेन कंडेंस हो जाता है या स्टीम नहीं बन पाता है, इधर आता है और अगेन क्या करते हैं, इसको हम कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद से अगेन इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू पंपिंग और यहाँ से फिर अगेन जो स्टीम बनता है, इस स्टीम का यूज करते हैं हम कहाँ पर, गैस टरबाइन को चलाने के लिए। अभी हमने देखा है हाइड्रो पावर में टरबाइन को मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का फ्लो कराते हैं, जबकि गैस टरबाइन को मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीम का यूज करते हैं। और सेम पैटर्न यही है और सेम पैटर्न जैसा कि हाइड्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था वैसे ही गैस टरबाइन का भी रहता है। बस जो वहाँ पर गैस टरबाइन का शाफ्ट मूव कर रहा था वहाँ पर थ्रू वाटर फ्लो हो रहा था और यहाँ पर स्टीम के थ्रू हो रहा है। आगे का सेम प्रोसेस है, वहाँ भी क्या है, जनरेटर कनेक्ट था, यहाँ भी जनरेटर कनेक्ट होता है, उससे शाफ्ट को मूव कराया जाता है और उस शाफ्ट की जब मूव करती है जनरेटर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर हम कुछ ही एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं
जो कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का सोशल लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। डायरेक्ट इसके एडवांटेज हैं और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी एग्जांपल्स को स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देखा जाए तो कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सोलर सेल का। कैसे सोलर एनर्जी से क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। सिमिलरली कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ भी क्या होता है, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में कोल को जला करके स्टीम बनाया जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। इसी प्रकार टाइडल एनर्जी है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, ओशन में टाइडल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। ठीक, सोलर सेल का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। ठीक, ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन सभी को एक साथ स्टडी कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर हम कुछ और वीडियो को स्टडी नहीं करेंगे। इसलिए अब यहाँ पर और ज़्यादा किसी कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं करेंगे, इसको समराइज कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट ब्रांच भी है। नाउ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर हम क्या करें, सेकंड पार्ट को स्टडी किया जाए, डिस्कस किया जाए, देखा जाए माइक्रोस्कोपिक क्या है। तो हमने भी देखा माइक्रोस्कोपिक सिंपली क्या था। माइक्रोस्कोपिक जो सिंपल डिफिनेशन अगर है, नॉर्मली कहा जाए या अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए तो 1 mm या उससे बड़े ऑब्जेक्ट का जो भी स्टडी होता है नॉर्मली वो कहाँ आता है, वो माइक्रोस्कोपिक में आता है। और 1 mm से छोटे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है नॉर्मली अगर देखा जाए उससे भी छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक, इन सब चीज़ें चार्ज के बारे में जो स्टडी करते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में आते हैं। तो देखा जाए कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स है क्या, वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स हैं। तो क्या है, द माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। The microscopic word contains the building blocks of matter। यानी क्या है, यानी कहा जाए तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में हम क्या स्टडी करते हैं, अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं क्या है। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जैसा हम जानते हैं और भी नया कॉन्सेप्ट आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क्स हमारे पास अभी तक जो नॉलेज है, जो हम स्टडी कर चुके हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। उन सभी का ये सब है क्या, ये सब हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो इन सब चीज़ों का स्टडी कहाँ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। द एटम्स, द मॉलिक्यूल्स, यानी क्या है, हम यहाँ पर मैटर में है क्या, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का स्टडी करते हैं। वी नो दे आर देयर बट वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली। जैसा हम जानते हैं क्या, मैटर में ऐसा क्या नहीं है, कौन सा मैटर नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें प्रोटॉन नहीं है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसे हम देख ही सकें, बट वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है कि बट वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली, मीन्स क्या है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम अगर किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। अंडर द माइक्रो इम्पैक्ट रीजन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना अकर। तो जैसा भी बताए हैं कि हम नॉर्मली क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड होता है, इसमें हम एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी एटम्स की प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, इनमें क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक, इन सब चीज़ों का ही तो क्या स्टडी किया जाता है। इन दिस फिनोमेना वी स्टडी अबाउट म्यूचुअल एक्शन विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड इट्स वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी क्या करते हैं हम, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के या न्यूक्लियस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, और इनमें कौन कौन से फंडामेंटल इंटरेक्शंस वर्क कर रहे हैं। जैसे आगे हम स्टडी कर, इसको हम
आगे स्टडी करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आएगा ही कि व्हाट इज द फंडामेंटल इंटरेक्शन। तो नॉर्मली फंडामेंटल इंटरेक्शन को फंडामेंटल फोर्सेज के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, इनके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसे आई बटन पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। The microscopic phenomena is explained on the basis of क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यानी क्या है, सिंपली कहने का सेंस ये है कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली क्या है, क्वांटम थियरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में कई क्वांटम थियरी है, जैसे हमारे पास प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस आया, ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन के लॉ हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी हैं, ठीक, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है हमारे पास। इसके अलावा और भी ढेर सारे आए, जैसे हमारे पास हुंड रूल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक, ये नंबर ऑफ प्रिंसिपल हैं। इस सब के सब क्या है, इस सब के सब क्वांटम फिजिक्स के लॉ हैं। और सब हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, इसमें क्या है, क्वांटम फिजिक्स का ही जो हमारे पास मॉडर्न थियरी है, इसी के लॉ के थ्रू स्टडी किया जाता है। तो जैसा कि अभी हम देखे हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में नॉर्मली हम 5 ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि हम माइक्रोस्कोपिक में मेनली 2 ही पार्ट में स्टडी करते हैं। पहला क्या था, एटॉमिक फिजिक्स के पार्ट में, और दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट में। यानी जब हम किसी एटम के बारे में स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो सिंपली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आ जाएगा। और जबकि हम उससे भी स्मॉलेस्ट लेवल पर चले जाएंगे, कहाँ पर, न्यूक्लियस लेवल पर। जैसे हमारे पास प्रोटॉन का स्टडी करना हो, न्यूट्रॉन का है, या उसके अंदर नंबर ऑफ जो इंटरेक्शंस वर्क करना है। जैसा हम बताए हैं कि हमारे पास 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस होते हैं, तो जिसमें स्ट्रांग फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस तो वर्क करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब हमने यहाँ भी स्टडी किया कि फिजिक्स मेनली 2 पार्ट में स्टडी किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। बट रिसेंटली ए पार्ट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ए न्यू इम्पैक्ट रीजन इज एक्सपोज्ड नोन एज मीजोस्कोपिक। यानी हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में बहुत ज़्यादा जब स्टडी किया गया, तो कुछ पाया गया कि कुछ लॉ ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों वर्ड के लिए लागू होते हैं, दोनों के लिए फुलफिल करते हैं। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, एक और सब पार्ट कैटेगराइज कर दिया गया, जिसको हम मेजोस्कोपिक कह रहे हैं, जिसे हम सिंपली मेजोस्कोपिक फिजिक्स के नाम से जान रहे हैं। जिसमें क्या होता है, कुछ पार्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक से लिया गया है और कुछ माइक्रोस्कोपिक से लिया गया है। इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इम्पैक्ट रीजन्स। अंडर इट वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ सम टेंस और हंड्रेड्स ऑफ द एटम्स। यानी क्या है, सिंपली जब बहुत स्मॉल, जब टेंस का 100 एटम का स्टडी करने लगते हैं, तो ये हमारे पास क्या करना है, तो ये हमारा मेजोस्कोपिक फिजिक्स में आ जाता है। इन इट फिजिक्स कंटेन्स सब टॉपिक्स। यानी क्या है, अब मेजोस्कोपिक भी कुछ हमारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो फिजिक्स। तो सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो फिजिक्स जो हैं, ये क्या है, इंटरमीडिएट सेक्शन में है, इंटरमीडिएट लेवल पर है, ठीक, जिसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को माइक्रो भी स्टडी करते हैं, माइक्रो भी स्टडी करते हैं। इसी प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिजिक्स को भी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ड में भी स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक वर्ड में भी स्टडी करते हैं। नाउ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जरा देखा जाए एक्साइटमेंट फिजिक्स है क्या, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में फिजिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, यही तो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखा जाए क्या है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स through a chain of discoveries has been very exciting. The fall of an apple, यहाँ पर n कर देना है, यहाँ पर n रहेगा। Fall of an apple on Newton's head led him
टू द आइडिया ऑफ अर्थ ग्रेविटी। यानी क्या करा है, यहां पर जब न्यूटन्स के हेड पर एप्पल गिरा था तो क्या हो, उसके मन में आइडिया आया था किसका, अर्थ की ग्रेविटी का। तो इस वीडियो जरा देखा जाए। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, यहां पर न्यूटन बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे। क्या हुआ, उसके सर पर एक सेब गिरा, एक एप्पल गिरा। अब क्या है, वो सेब को उठाया, लगा सोचने क्या कि सेब हमारे सर पे गिरा, ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। वह फिर क्या किया, सेल को ऊपर उछाला, देख क्या रहा है कि सेब नीचे ही गिर रहा है। फिर ऊपर ले जाकर छोड़ रहा है, वहां भी क्या देख रहा है, सेब नीचे ही गिर रहा है। एक और सेब लिया, उसके साथ भी यही काम किया, उसको भी देख रहा है क्या, दोनों को एक साथ गिरा रहा है। फिर क्या देख रहा है, दोनों नीचे गिर रहे हैं। ठीक, ऊपर फेंक रहा है, नीचे गिरा रहा है, लेकिन हमेशा वो देख रहा है कि सेब जो है क्या कर रहे हैं, नीचे ही गिर रहे हैं। फिर क्या किया उसने, कहा कुछ और किया जाए। क्या किया, उसने सेब के कुछ पार्ट को खाना शुरू कर दिया, खाने के बाद से दौड़ना भी शुरू कर दिया। यानी क्या देख, लेकिन हमेशा वो पा रहा है कि सेब हमेशा नीचे ही गिर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, ग्रेविटी के लॉ को क्या देख रहा है, वो देख रहा है हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन सेब क्या हो रहा है, ऑलवेज नीचे ही गिर रहा है। इसके अकॉर्डिंग उसने स्टडी किया और अर्थ की ग्रेविटी के लॉ को दिया था। नाउ while the rotting of the lid of a kettle caused the इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। यानी क्या था, जेम्स वाट के बारे में सभी लोग सुनेंगे। उसने क्या किया, उसने जो केतली होता था उसके केतली के ढक्कन पर क्या किया, एक स्टोन रख दिया, लेकिन फिर भी देखा वो क्या कर रहा था, स्टोन उठ जा रहा था, वो केतली का ढक्कन उठ जा रहा था और स्टीम बाहर आ जा रहा था। इसके अकॉर्डिंग उसने स्टीम इंजन की डिस्कवरी की। तो इस वीडियो जरा देखा जाए। तो इस वीडियो को देखा जाए, इस वीडियो में तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है स्टीम इंजन के बारे में, स्टीम इंजन कैसे वर्क करता है। ठीक, तो स्टीम इंजन से यह एक रेल इंजन जो है एक ऐसा है, एक स्टीम इंजन है जिसकी जो इन्वेंशन हुआ था जेम्स वाट ने किया था। और कैसे किया था, उसने यही देखा था कि केतली के ढक्कन पर स्टोन रखने के बाद भी स्टीम क्या कर रही है, बाहर आ जा रही थी, केतली का लीड जो था ढक्कन उठ जा रहा था। Similarly, Michael Faraday discovered electromagnetic induction accidentally when he threw a magnet into a coil. This led to the designing of dynamo and मोटर्स। यानी एक्चुअल में हुआ क्या था, माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे, वर्षों से वर्क कर रहे थे। यानी वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जिस पे रिसर्च करना चाहते थे, वह इजली परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो क्या किया, उन्हें एक दिन गुस्सा आ गया, और जैसे गुस्सा आया बगल में रखे मैग्नेट को उन्होंने उठा के फेंका। तो वह मैग्नेट उस सर्किट के कॉइल के वेरी क्लोज से, कॉइल के पास से गुजरा, पास से पास आउट हुआ। तो फिर उनका ध्यान क्या गया कि जब मैग्नेट कॉइल के पास से गुजरा तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला, गैल्वानोमीटर की जो निडल थी उसमें डिफ्लेक्शन शो किया। तो हुआ क्या, जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते थे, जो रिजल्ट वो पाना चाहते थे, एक्चुअल में वह गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन ही तो चाहते थे। यानी क्या है, यहाँ पर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से, यानी वहाँ पर मैग्नेट क्या कर रहा, मूव कर रहा था। जब मैग्नेट मूव कर रहा था, फ्लक्स में जो चेंजिंग आ रही थी, ड्यू टू दिस फ्लक्स वो क्या करना चाहते थे, सर्किट में करंट फ्लो कराना चाहते थे। वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इन गुस्से में जब उसे फेंके तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। और उन्होंने ऑन दिस थियरी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थियरी, उन्होंने क्या किया, डायनेमो को डिजाइन किया। और मोटर्स, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं या डायनेमोज वगैरह हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हैं। जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर हैं, ये सब क्या है, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, यानी जो भी इलेक्ट्रिक मोटर हैं, फैन सेट ना, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन भी वर्क करते हैं। डायनेमो है, और डायनेमो हो गया तो मीन्स जनरेटर भी है। तो डायनेमो से वर्क करता है कौन? जनरेटर होता है, ठीक। तो जनरेटर हो गया, फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है। यानी देखा जाए यहाँ पर यह डिस्कवरी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो इसका जरा एक वीडियो भी देखा जाए। अब जरा इस फिगर को देखें, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें एक टॉयज है, एक खिलौना है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा है जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन केम इनटू लाइट बाय द सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। यानी यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी मिल रही है सरफेस टेंशन, ये क्या है? ये सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं स्फेरिकल शेप में। तो स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं? क्या कभी ने सोचा? तो यहाँ पर रीजन ये है ड्यू टू सरफेस टेंशन। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये एक आगे चैप्टर भी है, उस चैप्टर में इसको स्टडी भी करेंगे और उस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, रीजन इज दैट ड्यू टू सरफेस टेंशन। और अब इसका क्या हो जाएगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? तो जैसा हम जानते हैं, अगर हम जैसे यहाँ पर स्क्वायर बनाए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाए, यहाँ पर एक स्फेयर बनाए, ठीक, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए, नंबर ऑफ फिगर ड्रा करेंगे तो हम ये पाएंगे, तो हम यह पाएंगे कि जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, सेम अमाउंट जो सरफेस एरिया होगा हमारे पास, सेम सब्सटेंस के लिए सरफेस एरिया जो स्फेरिकल होगा वो सबसे कम मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या करते हैं? उनकी टेंडेंसी होती है टू रिक्वायर्ड मिनिमम सरफेस एरिया, इसलिए क्या हो जाते हैं? स्फेरिकल हो जाते हैं। जरा इसको वीडियो को देखा जाए। अब जरा इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में दिखाया गया है रेन को, बारिश हो रही है, ठीक। तो रेन जो हो रहे हैं, यहाँ जो रेन ड्रॉप्स हैं ये क्या हैं? स्फेरिकल हैं। तो स्फेरिकल का रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। सिमिलरली साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन beating a drum gave idea of vibrations as source of sound. This led to the invention of gramophone एंड लाउड स्पीकर। यानी क्या कर रहा है यहाँ पर? बीटिंग ऑफ ड्रम, जो बीटिंग ऑफ ड्रम है इससे क्या हुआ? वाइब्रेशंस एंड जो हम वेव्स पढ़ते हैं, वाइब्रेशन का स्टडी किया गया। तो ऑसिलेशंस एंड वेव हमारे पास फिजिक्स का क्या है? एक बहुत ब्रॉड यूनिट होता है, ठीक। तो इस वाइब्रेशन से हमारे मन में एक आइडिया आया कि साउंड के बारे में, ठीक ना। तो साउंड का जो सोर्स ऑफ साउंड है इसके बारे में आइडिया मिला। तो यहाँ से क्या मिला हमको? यहाँ से नंबर ऑफ चीज़ें बनाई गई, जैसे ग्रामोफोन है, ठीक, मोबाइल फ़ोन है, लाउड स्पीकर हैं, डीजे हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब बेस्ड हैं किस पर? बीटिंग ऑफ ड्रम के इस एक्सपेरिमेंट पर। जरा इस वीडियो को देखा जाए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ड्रम बजा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं को बजा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ड्रम है, ड्रम से क्या है? यहाँ पर जो वाइब्रेशन निकला, दैट वाइब्रेशन इज द सोर्स ऑफ साउंड। Similarly, the story of Armitage is famous. He discovered his principle while taking bath in a tank. यानी ये सभी लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज टैंक में नहाते वक्त ये फील किया कि जब वो अंदर जा रहा है तो उसका वेट कुछ कम हो रहा है। इसी प्रकार उसने देखा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, ये क्या कर रहा है? वहाँ पर वो पानी में डालने पर वो क्या है? वो बायंट करने, तैरने लगता है, ठीक ना। या कोई हैवी चीज़ हो, वो क्या है? जब पानी में डुबोया जाता है तो हल्का फील होता है। इसी के आधार पर उसने क्या किया? एक प्रिंसिपल दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाए। यानी उसके अकॉर्डिंग क्या था? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट आर इमर्ज इन लिक्विड पार्शली और फुल्ली, देन
देयर इज ए लॉस ऑफ वेट, उसके वेट में क्या कमी आ जाती है। ये जो कमी आती है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए वाटर के वेट के बराबर होती है, उसके भार के बराबर होती है। इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया, लॉ ऑफ बायंट आए, ठीक है, बायंसी प्रिंसिपल आई। तो ये कहाँ से आया, ये भी आया था इसी सिंपल एक एक्सीडेंट से। ये सिंपल एक्सीडेंट था, वो नहाते वक्त इसने फील किया था। फिजिक्स में ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो न्यू थियोरी का जनरेशन हुआ, लेकिन हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम क्या करें, सभी एक्सपेरिमेंट को एक सिंगल वीडियो में इंक्लूड कर सकें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। थैंक यू। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देखा जाए कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से और फिजिक्स का सोसाइटी से क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ द सोशल इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स आल्सो टेक्नोलॉजी। तो सिंपली जैसा कि हम इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं अबाउट फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और एनादर डिफिनीशन जो दिया गया था उससे अकॉर्डिंग फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस बिटवीन देम। यानी हमने क्या स्टडी किया था, सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो देखा जाए क्या रिलेशन है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में और इनका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। नाउ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी and society are interconnected. That is, what is the role of physics in technology and what is the impact of physics and technology on the society. Sometimes physics gives rise to technology and other times technology gives rise to the new concepts of physics and its benefit directly goes to our society. As we know, there is a silicon chip. यानी हम क्या जानते हैं, हम सिंपली जानते हैं कि सिलिकॉन चिप क्या होता है, यह सिलिकॉन से बना हुआ है। तो सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और इस सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, एक चिप बनाते हैं। सिंपली दैट आर कॉल्ड सिलिकॉन चिप। अब क्या होता है, ये सिलिकॉन चिप का यूज हम करते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मेनली कंप्यूटर एंड मोबाइल। जितने भी आईसी होते हैं मेनली सभी आईसी सिलिकॉन चिप से ही बने होते हैं। सिलिकॉन चिप से ही आईसी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो और इन आईसी के हेल्प से कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पॉमटॉप, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये जो सिलिकॉन चिप है, ये क्या था, सिंपली जो हमारे पास मैटर था सिलिकॉन, इसका हमने क्या किया, फिजिक्स का लॉ को अप्लाई किया और इसके बारे में स्टडी किया। इसके बैलेंस कंडीशन को, इसकी फॉरबिडन एनर्जी को एटसेट्रा नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद से हमने क्या किया, इस सिलिकॉन पर टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके चिप बनाया। यानी क्या किया, हमारे पास सिंपली फिजिक्स के द्वारा कॉन्सेप्ट मिला, थियरी मिला और इसका हमने यूटिलाइज किया टेक्नोलॉजी में और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके सिलिकॉन से क्या बनाया, चिप बनाया।
और इस चिप का यूज हमने किया कहाँ पर? कंप्यूटर के फॉर्मेशन में, लैपटॉप के फॉर्मेशन में। ठीक, यानी सिंपली हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट है कंप्यूटर्स के या लैपटॉप के, मोबाइल्स के, ये सिंपली कहाँ से बना? ये सिंपली बना सिलिकॉन चिप से। और इस चिप का यूज करके हमने जो डिवाइस बनाया, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे कहाँ पर? सोशल लाइफ पर। जो सोशल लाइफ हमारी, इस पर क्या है? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्योंकि कंसीडर जरा करें, अगर हमारे पास कंसीडर करें कि अगर किसी से 2 घंटे के लिए उसका मोबाइल छीन लिया जाए, आज के टाइम पर अगर किसी का 2 घंटे के लिए मोबाइल छीन लिया जाए तो वह कुछ ऐसा फील करने लगता है जैसे उसका क्या चीज़ खो गया हो। यानी क्या है, आज मोबाइल, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं हमारे लाइफ के बहुत ही क्लोज्ड पार्ट्स बन चुके हैं, बहुत ही क्लोज पार्ट्स बन चुके हैं। इनके बिना हमारी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट फील होने लगती है। और यह है भी, कंसिडर कर लें, अगर हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स न हों तो हमारे लिए आज जो इतना आसान है लाइफ, वह इतना आसान नहीं रह जाएगा। मीन्स टेक्नोलॉजी का, फिजिक्स का हमारे डेली लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। कंसीडर ही कर लें, अगर हमारे पास आज लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल या कैमरे नहीं होते तो क्या हम ये ऑनलाइन क्लासेज परफॉर्म कर पाते? क्या ये ऑनलाइन वीडियो हम प्ले कर पाते? नो। तो ऑनलाइन क्लासेज जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये भी कैसे हो रहे हैं? ये भी हम इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इन्हीं हम सिलिकॉन चिप का यूज करते हुए जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का फॉर्मेशन किए हैं, तो ये क्या है? ये इसी का यूज है जिसका डायरेक्ट सोशल एडवांटेज हमको मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रपोजेज practical advancements, whereas development of physics helps us in strengthening our understanding related to the world. That means टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हमें क्या मिलेंगे? प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलेंगे। टेक्नोलॉजी का जितना ही डेवलपमेंट होगा उसका हमको प्रैक्टिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बट यहाँ पर क्या रहा है? फिजिक्स हेल्प्स अस इन स्ट्रेंथिंग आवर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड। बट इन क्या कहा गया? टेक्नोलॉजी का हम अगर डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करेंगे तो हमें उसका प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। जबकि अगर हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको क्या मिलेगा? उसको हमें स्ट्रेंथिंग मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? क्या कह रहा है? स्ट्रेंथिंग अस अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, लर्निंग होगी, वो क्या होगी? बेटर हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी? ब्रीफली, technology is primarily based on engineering, which has its basis on physics and mathematics. So, physics is the basic science of understanding नेचुरल फिनोमेना। यानी सिंपली अभी हम बताए भी हैं क्या कि सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना and technology is the application of such ideas to solve everyday problems। यानी क्या करते हैं? जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डेली लाइफ के जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व किया जाता है टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ गैजेट्स हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं।
इन सब डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, हम इन सब टेक्नोलॉजी का या इन सब डिवाइस का यूज करके अपने सोशल लाइफ को काफ़ी इजी बना रखे हैं। सिमिलरली हमारे स्पेस का स्टडी भी क्या है, टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। अगर टेक्नोलॉजी न होती तो क्या हम स्पेस साइंस को इतने आसानी से स्टडी कर पाते। और ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मिला, ये भी कहाँ से मिला, ये टेक्नोलॉजी हमें मिला लर्निंग ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स को लर्निंग किया हमने तो हमें टेक्नोलॉजी मिला, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया, फिर फिजिक्स के इनअदर ब्रांच को, जैसे हमने कहा स्पेस साइंस को कहा, कॉस्मोलॉजी किया, ठीक, एक्सरे हैं, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे पास सेटेलाइट्स ना हो तो क्या हम स्पेस साइंस को स्टडी कर सकते हैं? नो। तो स्पेस साइंस को स्टडी करने के लिए सेटेलाइट्स, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चाहिए। और ये सब कहाँ से आए? ये सब के सब हमें टेक्नोलॉजी से मिला। और टेक्नोलॉजी कहाँ से मिला? स्टडी ऑफ फिजिक्स मिला। और फिर इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेस का स्टडी कर रहे हैं या इनअदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट अभी कहा गया था, क्या था वो? तो ये स्टेटमेंट था कि सम टाइम फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी एंड एट अदर टाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड इट्स बेनिफिट डायरेक्टली गोज टू आवर सोसाइटी। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा गया है, इसकी मीनिंग ही क्या है, हम फिजिक्स का स्टडी करके, फिजिकल साइंस का स्टडी करके टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट से नंबर ऑफ गैजेट्स, डिवाइसेज, इंस्ट्रूमेंट को बनाया जा रहा है, और उससे अगेन क्या कर रहे हैं हम, न्यू कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास फिजिक्स के न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट हैं। और इन दोनों से हमारे दोनों के स्टडी से हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट डायरेक्टली गोज टू आवर सोसाइटी। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन्स इन फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। यानी क्या है, हमारे पास सिंपली टेक्नोलॉजी क्या रहा है, डॉक्ट्राइन्स, प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, किसके, फिजिक्स के, सिंपली प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। द टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस विच हैज प्लेड important role in the development of various industries and in raising the standard of living of the सोसाइटी। यानी क्या है, हमारे पास फिजिक्स और इनअदर ब्रांच ऑफ साइंस, मीन्स फिजिकल साइंस सिंपली कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। सिंपली मैथमेटिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि सिंपली टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी होते हैं ये प्रैक्टिकली क्या है, एप्लीकेशंस हैं, किनके, हमारे पास उस फिजिकल लॉ के, उस टेक्नोलॉजी का, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में हम क्या करें, नंबर ऑफ इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, यानी और भी क्वालिटी को हम बेटर बना रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब के सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा है हमारे सोसाइटी को। द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स। यानी सिंपली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो यही है, क्या है, कि द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स। द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एरोज फ्रॉम द नीड टू
सिंपली द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कम्स, कहाँ से आया था? सिंपली आया कहाँ से था? यह हीट इंजन के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सिंपली पहले हमारे पास क्या था? स्टीम इंजन था, पेट्रोल डीजल के हैं, ठीक। ये सब क्या है? इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लिया था थर्मोडायनेमिक्स का। द स्टीम इंजन विच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीम इंजन सबसे पहले बनाया गया था, जो कि हीट इंजन था। यानी हीट इंजन में सबसे पहले स्टीम इंजन को बनाया गया था और जिसका सोशल लाइफ पर, ह्यूमन सिविलाइजेशन पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मिला था, बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला था। द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैव बीन यूटिलाइज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर। यानी सिंपली हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका हम यूज करते हैं कहाँ पर? रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में इसका यूज किया जाता है, तो जिसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट मिल रहा है। आज हम क्या करते हैं? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का सोशल लाइफ में बहुत ही एडवांटेज है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लैम्प एंड ट्यूब्स आर बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो या ट्यूब लाइट हो या हमारे पास जो भी अनदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब डिवाइसेज बेस्ड है किस पर? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के कन्वर्जन पर। अगर हमारे पास कोई लाइटिंग एलिमेंट है, जैसे बल्ब है, ट्यूब है, लैंप है, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। बट दूसरे डिवाइसेज भी तो हमारे पास हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, गीजर हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। इसी प्रकार हमारे पास सिमिलरली इलेक्ट्रिक एनर्जी को डीजे, लाउड स्पीकर के थ्रू हम क्या करते हैं? साउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। ये सब के सब क्या है? एडवांटेज हैं और इनका डायरेक्ट एडवांटेज हमको मिल रहा है कहाँ पर? हमारे डेली लाइफ में। और इनका डायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा है सोसाइटी को। एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर homes and industries, the gravitational potential energy of water is stored at a height in a dam is converted into electrical energy. That means क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को, जो हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन करते हैं। क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं? डैम में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और उस वाटर को एक हाइट तक, पर्टिकुलर हाइट तक कलेक्ट करने के बाद से क्या करते हैं? उस वाटर को फ्लो कराते हैं। कहाँ पर? टरबाइन पे। टरबाइन के थ्रू फ्लो करा के हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है। ये हमारे पास जो फिगर दिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का किससे? हाइड्रो से, पावर से। हाइड्रो पावर जो होती हैं, यानी क्या होती है? वाटर में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके थ्रू हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दूसरा फिगर भी है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर हमारे पास वाटर आ रही हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो दिखाया गया है। इसको और अच्छे समझने के लिए इस जरा वीडियो को देखा जाए। अब इस वीडियो को जरा देखें। इस वीडियो में दिखाया गया है क्या? कि डैम से वाटर बाहर आ रहा है। डैम से वाटर बाहर आ रहा है। किया क्या गया है?
किया गया है, डैम के रिजर्वायर में एक पर्टिकुलर हाइट तक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट कर लिया गया है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट कर लिया गया है एक पर्टिकुलर हाइट तक, जिसमें क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ होती है। कैसे? क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। जो रिजर्वायर में वाटर है कहाँ पर है, वह रेस्ट पर है। और हम जानते हैं हाइट बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, mgh। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइट बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसा हम फार्मूला ही जानते हैं, क्या होता है, mgh। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका फार्मूला mgh होता है। यानी ये दोनों कंपोनेंट तो कांस्टेंट हो गए, और हाइट इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। फिर क्या होगा, इस हाई पोटेंस फिर इस हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं, और एक पर्टिकुलर हाइट पर जो वाटर कलेक्टेड है उसको डैम से पास आउट करते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। और इस वेरी हाई स्पीड से जो वाटर फ्लो हो रही है, इसको क्या करते हैं, टरबाइन के थ्रू पास आउट कराते हैं। टरबाइन पर ये जब वाटर गिरता है वेरी हाई स्पीड से, तो टरबाइन के ब्लेड वेरी फास्ट मूव करने लगते हैं, जिसका कनेक्शन होता है किसे, जनरेटर से। एक जनरेटर से कनेक्ट होता है, और उस जनरेटर से कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगती है। इसको हम एक मिनी हाइड्रो पावर प्लांट से भी बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है एक मिनी हाइड्रो पावर प्लांट। तो क्या दिखाया गया है, यहाँ पर रिवर से क्या किया गया, वाटर में एक रिजर्वायर को बनाया गया है, यानी डैम बनाया गया, ठीक है। तो डैम बना करके हमने रिजर्वायर बना लिया और वाटर को कलेक्ट कर लिया, फिर उसको एक कैनाल के थ्रू पास आउट करेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है एक कैनाल। अब क्या करें, कैनाल के थ्रू हम वाटर को पास आउट कर रहे हैं। अब इस कैनाल से वाटर पास आउट होते हुए जा रही है किधर, टरबाइन की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पर डैम के थ्रू वाटर को एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुँचाना था। क्योंकि हाइट इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और उस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, टरबाइन को मूव कराएंगे। मीन्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रही है, हायर लेवल टू लोअर जो लेवल फ्लो होगी, तो क्या होगी, उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जा रही है। अब इस काइनेटिक एनर्जी का यूज हम कर ले रहे हैं कहाँ पर, हम इस काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं टरबाइन के ब्लेड को मूव कराने के लिए। तो वीडियो को और देखा जाए। अब क्या दिखाया गया है, वीडियो को पर्टिकुलर हाइट